प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे प्रत्यय। और प्रत्यय भी कौन सा? इक। आज हमारा जो टॉपिक है वह है प्रत्यय। और प्रत्यय में भी इक प्रत्यय है। इक प्रत्यय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो है अक्सर बच्चे जो है इसमें सबसे ज्यादा गलतियां भी करते हैं। और इक प्रत्यय की पहचान करने के बाद बच्चा या कोई भी अशुद्धियों से बच जाता है। ये इक प्रत्यय एग्जाम में भी बहुत बार इसके एग्जाम्पल उदाहरण जो है आते हैं। तो आज हम प्यारे बच्चों प्रत्यय के बारे में करेंगे। इससे के साथ प्रत्यय के साथ उपसर्ग भी आता है। तो हम जो है प्रत्यय को एक बार शुरू से इसका अध्ययन करते हैं कि प्रत्यय क्या है। इसको इसके साथ उपसर्ग का भी आप नाम सुनते हैं तो उपसर्ग क्या है, फिर आपको इक प्रत्यय को विस्तार से समझाएंगे। एक होता है उपसर्ग। उपसर्ग उपसर्ग को इंग्लिश में, ये इंग्लिश में भी आता है, संस्कृत में भी आता है, उर्दू में भी आते हैं। और प्रीफिक्स होता है। इंग्लिश में इसको प्रीफिक्स बोलते हैं, संस्कृत और उर्दू में और हिंदी में इसको उपसर्ग ही बोलते हैं। और एक है प्रत्यय। प्रत्यय को इंग्लिश में बोलते हैं सुफिक्स। प्रीफिक्स, सुफिक्स। और प्रीफिक्स जो होता है, एक बात और भी देखें, जैसे फिक्स होता है, फिक्स फिक्स होता है फिक्स करना, किसी चीज को चिपकाना, किसी चीज के साथ किसी दूसरी चीज को चिपकाना, फिक्स करना, ये आप समझते ही हो। तो यहां जो है प्रीफिक्स, प्री होता है जैसे प्री नर्सरी, यानी नर्सरी क्लास से पहले वाली क्लास। प्रीवियस बोलते हैं, प्रीवियस पहले वाला, पहले वाली जो क्लास है उसको बोलते हैं। तो प्री का जो अर्थ होता है वह होता है पूर्व या पहले, पूर्व या पहले। तो पहले जो फिक्स चिपकाया जाता है और सुफिक्स जो पीछे चिपकाया जाता है, ये दो ही बात आपने समझनी है कि उपसर्ग जो होता है वह क्या होता है प्यारे बच्चों, कि कोई भी शब्द है, कोई भी शब्द है, शब्द हम किसको कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जब तक वह वर्णों का सार्थक मेल नहीं है तब तक हम उसको शब्द नहीं कह सकते। उसके बाद आती है बात कि किसी भी शब्द के क्या आगे, आगे यानी पहले एक क्या लगे? शब्दांश। क्या लगे? शब्दांश। शब्दांश क्या होता है आप समझ ही गए होंगे। शब्दांश अंश होता है छोटा भाग, शब्दांश शब्द का छोटा भाग, यानी पूर्ण शब्द जो नहीं होता उसको हम शब्दांश कहते हैं व्याकरण में। और जो पूर्ण शब्द है, सार्थक जिसका मेल है, वह शब्द है। और ये जो है शब्दांश जो है, ये उससे शब्द का छोटा रूप जिसको हम कह सकते हैं शब्दांश बोलते हैं। और जब हम यहां लिखेंगे जैसे अति है, आ है, ये जो है उपसर्ग हैं, आप स्वयं ही बताएंगे कि ये शब्द नहीं है, शब्द से छोटा इसका रूप है, तो उसको बोलते हैं शब्दांश। शब्द के
आगे जो शब्दांश लगता है और उस शब्द के अर्थ और रूप को बदल देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। उसी तरह से परिभाषा प्रत्यय की बनेगी। तो हम यहां पहले ये समझ लें कि उपसर्ग क्या होता है, कि जो शब्दांश किसी शब्द के पूर्व या आगे लगकर उसके अर्थ, रूप या अर्थ या रूप को बदल दे, उसे क्या कहते हैं? उसे उपसर्ग कहते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के पूर्व यानी आगे लगकर उसके अर्थ और रूप को बदल देता है, उसको उपसर्ग कहते हैं। अब बात आती है प्रत्यय की। आप प्रत्यय की भी परिभाषा इसके साथ ही सीख सकते हो। जो शब्दांश किसी शब्द के यहां पूर्व है, यहां क्या आ जाएगा? पीछे। किसी शब्द के पीछे जो शब्दांश किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ और रूप को बदल दे, उसको क्या कहेंगे? उसको आप प्रत्यय कहेंगे। ठीक है, तो ये है उपसर्ग, शब्द के आगे लगता है, और प्रत्यय जो है शब्द के पीछे लगता है। और शब्द को आपने जरूर पहचान करनी है कि शब्द क्या होता है। शब्द वह होता है जो वर्णों का सार्थक मेल हो, उसको, जिसका कोई विशेष अर्थ निकलता हो, उसको हम शब्द कहते हैं। शब्द अगर नहीं बना तो ये बात फिर जो है गलत हो जाएगी। शब्द के आगे लगता है तो उपसर्ग, शब्द के कोई शब्दांश पीछे लगता है तो प्रत्यय कहलाता है। ये हो गई है इनकी परिभाषा, इनको समझना। अब हम छोटा सा एक बार ये देखते हैं। जैसे यहां हमने लिख दिया कार। कार जो है एक शब्द है, वर्णों का सार्थक मेल है। कार आप समझते हो। कार के अगर हम आगे कुछ शब्दांश लगाएंगे, पर लगा दिया, ये शब्द आप जानते हो, क्या बन गया? प्रकार। प्रकार यानी डिफरेंट। तो ये प्रकार जो है, ये पर पूर्ण शब्द नहीं है, शब्दांश है। अकेला इसको हम वर्ण भी नहीं कह सकते, वर्ण या अक्षर भी नहीं कह सकते, ये शब्दांश इसको व्याकरण में कहा जाता है। तो ये पर लगाने से क्या बन गया? प्रकार। इसका अर्थ भी बदल गया और रूप भी बदल गया। इसी को हम पर कार शब्द है, ये पर लगा दिया। प्रकार जो हम गणित में यूज करते हैं वो प्रकार हो गया। अब कार शब्द है, इसके आगे हमने लगा दिया सर, सरकार। तो यहां सर जो है उपसर्ग है। तो इस प्रकार से आप समझ गए कि शब्दांश पर, सर, पर, ये जो है शब्दांश है जो शब्द के आगे लगकर इसका अर्थ और रूप बदल दिया, इनको उपसर्ग कहते हैं। इसी तरह से प्रत्यय है। अब हम कारीगर, कार शब्द था, कारीगर लगा दिया। यहां कारण शब्द बना दिया। अन जो है हमारा टॉपिक है। एक प्रत्यय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात आपको बार बार बताई गई है और आपको खुद को भी पता है। जब हम ऐसे शब्दों का यूज करते हैं तो कितनी मुश्किल होती है कि कौन सी मात्रा कहां लगेगी, कैसे लगेगी। तो ये जो है सारे डाउट आपके अभी सेकंडों में ही दूर कर देंगे। आपने यहां स्वर देखना है, ए, आ, ई,
उ उ, री यहां नहीं लेना, ए आई ओ और औ। ये 2 4 6 8 10, ये 10 जो आपने स्वर लिए हैं, इसको आपने समझना है। एक प्रत्यय में केवल 1 सेकंड का ही काम है। ये जो है स्वर हैं, इनको स्वर कहा जाता है। और इसमें जो है हर्षोस्वर, दीर्घ स्वर, पलुत स्वर। हर्षोस्वर जो होते हैं जिसमें बिल्कुल कोई भी यानी ज्यादा समय नहीं लगता, जैसे ए ई उरी, ए ई उरी, तो और उससे थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है उच्चारण करते हुए, जैसे ए से आ, ई से ई, ऊ से ऊ, और ए आई ओ औ, ये जो है दीर्घ है। इसमें इक प्रत्यय के लिए केवल 3 वर्ग हैं, आ, आई और ओ, यानी ओ नहीं औ। 3 ही, इसको आप वर्ग समझ सकते हैं या नियम समझ सकते हैं, कुछ भी समझो कि ये 3 नियम ही या 3 वर्ग ही इसमें आपने समझना है। आ, आई, औ कहां समझना है, इसलिए कि इनका क्या महत्व है, तो यहां देखिए। जब आपको बताया है कि प्रत्यय या उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्द के आगे लगते हैं उपसर्ग कहलाते हैं, और जो शब्दांत शब्द के पीछे लगते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो हम यहां कोई भी शब्द लेते हैं और उस शब्द के को इक प्रत्यय लगाते हैं, और उसमें इन आ का और आई का और औ का क्या महत्व है ये देखें। जैसे हमने कोई शब्द ले लिया समाज, ये आप सभी, ये शब्द सभी के सामने आया है, समाज जमा में इक लगा दिया, तो आप क्या बनाओगे इसका, समाज जमा में इक, समाज के साथ इक प्रत्यय लगने से क्या बनेगा। तो इसमें कोई डाउट करने की जरूरत ही नहीं है। जब आप ये तीनों नियम समझेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कैसे, आपने केवल और केवल देखना है पहला वर्ण, शब्द का पहला वर्ण, और उस पहले वर्ण में स्वर क्या है, उस पहले वर्ण में स्वर क्या है, ये आपने देखना है और कुछ नहीं। तो यहां जैसे से में क्या है, ए, से में क्या है, ए, तो यहां से का हम क्या बनाएं, ये बात देखनी है। इसके लिए मैंने 3 वर्ग में बांट दिया, आ, आई और औ। तो यहां देखें, ए है पहले जो वर्ण में पहला यानी स्वर में ए है, तो वो क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। और अगर ई और ए आई, ये बोर्ड पर आप समझ सकते हो कि बीच में ओ औ हमने छोड़ दिए हैं, ई ए आई, ये एक वर्ग में आएंगे। ई ए आई का क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, ठीक। ओ औ एक वर्ग में है, ओ औ और नहीं, ऊ और ओ औ एक वर्ग में है, इनका जो है दीर्घ जो है औ हो जाएगा। बस ये बात आपने ध्यान रखनी है। ई ए आई का आई, ऊ ओ औ का औ। बस अब आप देखते जाए, से में ए है तो क्या बन जाएगा, सा, सा मा
जय और क्या लगाना है प्यारे बच्चों, इक प्रत्यय। इक में छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई लगा दो, बड़ी ई की मात्रा इक प्रत्यय में ये लगेगी नहीं क्योंकि ये छोटी ई है, तो ये बन गया सामाजिक। अब उसी तरीके से आप देखते जाएं, 5-4 जो है हम एग्जाम्पल लेते हैं। हमने यहां लिया है नगर, नगर जमा में इक। नगर शब्द है, इक प्रत्यय है, तो नगर में पहला ही आपने कुछ नहीं देखना, पहला ही वर्ण देखना है। पहले वर्ण में कौन सा स्वर है ये देखना है। तो पहले वर्ण में न है, न के अंदर ए है, तो क्या बन गया ना, गे, रे, और क्या लगाना है इक प्रत्यय, क्या बन गया नागरिक। अब क्या है यहां आपने देखना है, मैंने लिख दिया नीति जमा में इक, तो आपने क्या किधर नजर दौड़ानी है, पहला वर्ण, प्रथम वर्ण। प्रथम वर्ण में कौन सा स्वर है, ई है, और ई का क्या बनेगा आई, तो हम इसका क्या कर देंगे नय। ये जो है ती है, ई की मात्रा लगी हुई है, तो इस ई को, ई की मात्रा छोटी की है तो लगी रहेगी, अगर और दूसरी मात्रा होती तो हम चेंज कर देते, तो ये है नैतिक। कोई भी शब्द हम और ले सकते हैं, जैसे वैद्य है, वैद्य जमा में इक, तो पहला वर्ण में कौन सा वर्ण है आई, आई है तो आई को हम आई में ही चेंज करना है, यानी नो चेंज, आई का आई रहेगा, तो वै दे ई कै वैदिक हो गया। अब हम लेते हैं भूगोल, भूगोल। फिर देखें पहला वर्ण, पहले वर्ण में क्या है बड़े ऊ की मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा है तो बड़ा ऊ जो है ये क्या बनेगा औ, औ की श्रेणी में आ गया, तो ऊ को काट करके यहां क्या करेंगे भौ, औ की मात्रा लगा देंगे भौ, गो ले के ई की मात्रा यानी भौगोलिक, ये ई की मात्रा हो गया भौगोलिक, ऐसे कर देंगे। अब उसी तरीके से अक्सर बच्चे गलती करते हैं, औद्योगिक लिखने में गलती करते हैं, तो उद्योग जो है ऐसे लिखा जाता है उद्योग, और इसको दूसरे तरीके से दे और ये उद्योग ऐसे लिखा जाता है। तो उसी तरीके से उद्योग जमा में अगर हमने इक प्रत्यय लगाना है, इक लगा हुआ है, जैसे हम औद्योगिक लिखते हैं तो औद्योगिक का मतलब ये प्रत्यय ही है, आप समझ सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे पहला वर्ण देखेंगे, और पहले वर्ण में स्वर ऊ है तो ऊ का हम क्या कर देंगे, ऊ का क्या बन जाएगा औ, तो यहां क्या बन गया औ दो गिक। बहुत बार जब बच्चों की कॉपियां चेक करते हैं तो ये बच्चे ऐसा करते हैं कि कहीं इसके औ की मात्रा लगा देते हैं, इसको ऊ लिख देते हैं, तो ये जो है औद्योगिक ऐसे बनेगा। तो नियम याद होने के बाद आपको शंका करने की जरूरत ही नहीं है। अब जैसे संस्कृत है, संस्कृत जमा में इक, सांस्कृतिक शब्द बोल दिया, सांस्कृतिक बोलने में भी हम कई बार गलती कर देते हैं, संस्कृत बोल सकते हैं या कुछ ही बोल सकते हैं, लेकिन लिखा यही जाएगा कि आपको ये समझना है कि सांस्कृतिक शब्द होता है, तो उच्चारण में भी गलती नहीं होगी और लिखने में भी गलती नहीं होगी। तो यहां जो है शय में क्या है ए स्वर देखना है, ए स्वर है तो सा, ने,
सकृतिक, सांस्कृतिक, ऐसे हो गया। उसी तरह से कोई भी शब्द आप ले सकते हो, नीति है, विधि है, या वैध लिया, सामाजिक, नागरिक, जो भी है। एक और है न्याय, ले लिया, न्याय जमा में इक। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम करेंगे, पहला जो वर्ण है उसमें कौन सा स्वर है ये देखें। इसमें कौन सा स्वर है? इसमें कोई स्वर है ही नहीं है, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, न्यायिक ऐसे ही रह जाएगा। भूत या भौतिक हम लिखते हैं, तो भूत जमा में इक। उसका भी संधि विच्छेद भी आता है। भौतिक का संधि विच्छेद करो तो आपने ये भी पता होना चाहिए कि इसके अंदर भूत शब्द है, इक प्रत्यय है। भूत तो ऊ पर लगा हुआ है पहले वर्ण में, तो इसका ऊ का क्या बनेगा? भौ तय इक, भौतिक, ऐसे। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों कोई भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, लेकिन आपने समझना है कि आ पहला वर्ण में आ आएगा या आई आएगी या औ आएगा। केवल तीन आएंगे और तीनों के वर्ग में क्या क्या आता है? ए से आ बनेगा, ई ए ऐ से आई बनेगी, ऊ ओ औ से औ बनेगा, बस। और इक प्रत्यय लगाना है। कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी उदाहरण आप इसका जो है ले सकते हैं, कहीं भी डाउट नहीं होगा कि ये गलत है या सही है।